हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि क्रोमोसोम्स में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे आज की इस क्लास में। एक्चुअली क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी दो तरीके से हो सकती है, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल। तो हमने इस टॉपिक को दो अलग अलग लेक्चर्स में कवर किया है, एबनॉर्मेलिटीज फॉर न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल, जो आपको अगले सेक्शन में मिलेगी। एनीवे, क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ आपको प्रयास के बारे में। तो प्रयास अपनी एक प्लांट साइंसेस की सीरीज़ है जहाँ हम प्लांट साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 PM ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। साथ ही साथ बीच बीच में हम डाउट सेशंस लेते हैं सैटरडे को, जहाँ मिलते हैं लाइव और आप अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारी फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के, जैसे कि जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर, और आप अपने टीचर से इसमें डाउट्स भी पूछ सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। सो डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए। लॉग इन करने के बाद इसमें एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा कंटेंट आपके पास होगा। मूविंग अहेड विद द क्लास, अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी क्लासेस आप तक टाइमली डिलीवर हो, आप कोई भी क्लास मिस ना करें और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन ऐसे ही बेहतर से बेहतरीन होती जाए और ये कारवा ऐसे ही चलता जाए। मूविंग अहेड फाइनली विद द टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की। व्हाट आर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज? एबनॉर्मल वर्ड कब यूज किया जाता है? व्हेन द कंडीशन इज नॉट नॉर्मल, है ना। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक चल रहा है ना। अगर आपको फीवर होता है, सो दैट इज द एबनॉर्मल कंडीशन फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी के लिए एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि वो जो अपना मेंटेन्ड टेम्परेचर है उससे हाई टेम्परेचर पे है, बिहेविंग एबनॉर्मल, है ना। हम किसी किसी इंसान को भी कहते हैं व्हाई आर यू बिहेविंग सो एबनॉर्मल, क्योंकि जो कॉमन सेंस है ना, उससे हटकर अगर कोई काम करता है तो हम उसे एबनॉर्मल मान लेते हैं। जो क्रोमोसोम का एक सेट है, अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ हो रही है, हर जो ऑर्गेनिज्म है, हर सेल है, उसका अपना एक जीनोम होता है। उस जीनोम का अपना एक सीक्वेंस होता है जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। उसमें अगर छेड़छाड़ होती है, रीअरेंजमेंट होते हैं, कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है या कम हो जाता है, बेसिकली जीनोम के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो हम उसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में काउंट करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, यानी कि नॉर्मल से अलग दिखने वाला। नॉर्मल सिनेरियो जो ज्यादातर लोगों में दिखता है, अगर उससे अलग कुछ दिख रहा है तो हम उसको एबनॉर्मेलिटी काउंट करते हैं। द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और क्रोमोसोमल एबरेशंस भी इनको कहा जाता है, इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑल्टरेशंस इन मल्टीपल क्रोमोसोम्स अफेक्टिंग द ऑटोसोम्स, ठीक है, और योर जर्म क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना। चाहे आपके ऑटोसोम्स हो चाहे आपके एलोसोम्स हो, उनके स्ट्रक्चर में कुछ अलग दिख रहा है। यानी कि जैसे मैं मान लेती हूँ कि भाई जो हमारा क्रोमोसोम था, जो हमारा क्रोमोसोम था उसकी लेंथ पहले इतनी थी, है ना, और अब ये क्रोमोसोम की लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है, यानी कि कुछ इसमें से कुछ पार्ट डिलीट हो गए जिसकी वजह से इसकी लेंथ छोटी हो गई है, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ना। पहले कोई आदमी लंबा मोटा था, लंबा तो नहीं कह सकते, मोटा था, और वो अच्छे से जिम करता है, डाइट करते हैं और पतला हो जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ना। कहेंगे अरे भैया तुम तो बिल्कुल बदल गए। सो दैट इज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, जहां उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी किसे कहेंगे? अगर आपके सेल में 10 क्रोमोसोम होते हैं जनरली, है ना, लेकिन बाय चांस आपके सेल में 11 पाए जा रहे हैं, या सीधा डबल हो गए 20 हो गए, है ना, या कम हो गए 5 हो गए,
कुछ अलग हो गया। जो नॉर्मल सेल में, सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम सेट पाया जाता है, उससे अलग क्रोमोसोम नंबर्स मिल रहे हैं, दैट इज न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज। भाई जनरली इस स्पीशी में, जैसे कि जनरली ह्यूमन स्पीशी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इससे ज्यादा या इससे कम मिले तो वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या है? स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। इट कैन बी स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हुई है या उसके नंबर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो इन दोनों को ही हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। चलिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में, यानी कि नंबर्स के साथ छेड़छाड़ अगर होती है तो उसे हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी या न्यूमेरिकल एबरेशन कहते हैं। न्यूमेरिकल एबरेशंस या न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज जो हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम ऑन द होल, विच कैन बी एन्यूप्लॉइड्स, विच कैन बी यूप्लॉइड्स। लेकिन ये न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी जो है जनरली किस वजह से होती है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स अलग नहीं होते मियोसिस के टाइम पर, इसकी वजह से प्लॉइडी लेवल जो है बढ़ जाता है या क्रोमोसोम नंबर जो है बढ़ जाते हैं। तो इसको हम नॉन डिसजंक्शन को समझते हैं, है ना। तो नॉन डिसजंक्शन किस वजह से हो रहा है? एन एरर इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कुछ गलत हुआ है जिसके कारण एनाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं वो अलग नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से नंबर्स इधर उधर हो गए हैं, राइट। तो उसकी वजह से बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज और उनकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स जो है हमें देखने को मिल सकते हैं, विच आर लिस्टेड हियर। बट यहां हम समझेंगे व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या है? तो आप यहां देख रहे हैं नॉर्मल क्रोमोसोम्स में क्या होगा, नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होगा। इसके पास, इस सेल के पास 4 क्रोमोसोम है, 2 रेड है 2 ब्लू है, 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जब मियोसिस होगा, मियोसिस के टाइम पर क्या होता है? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में। तो यहां पर आपके क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड दोनों के पास जाएगा, है ना। और जब मियोसिस 2 होता है तो जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स तो 2 ही रहते हैं लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए हैं। मियोसिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। अगर आप लोगों को वो क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जस्ट एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्रयास बैच खोलिए और प्रयास बैच की सारी क्लासेस आपको वहां विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन क्या है? भाई यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे, यहां पर क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट में आपके ये जो 2 क्रोमोसोम हैं इनमें नॉन डिसजंक्शन हो गया है। नॉन डिसजंक्शन मतलब जो ये एनाफेज में अलग होने थे ये अलग नहीं होंगे, है ना। तो यहां पर देखिए ये वाला सेल तो नॉर्मली डिवाइड कर गया, ये तो नॉर्मल डिवाइड कर गया, है ना। 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों अलग अलग गैमीट्स में चले गए हैं। लेकिन ये वाला सेल नॉर्मली डिवाइड नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि जो ब्लू वाले जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से अलग ही नहीं हुए। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर था, है ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, तो ये हाफ इधर जाना था और हाफ इधर जाना था, बट ऐसा हुआ ही नहीं, ये टूटा ही नहीं, इसकी सेंट्रोमेयर में ब्रेकेज ही नहीं आया, तो ये पूरा का पूरा इस सेल में आ गया। तो अब इसमें एक सिस्टर क्रोमेटिड एक्स्ट्रा है, एक क्रोमोसोम पूरा एक्स्ट्रा है और इसमें एक क्रोमोसोम कम है ना। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक में सिर्फ एक रेड क्रोमोसोम है, एक में 2 ब्लू आ गए हैं, जबकि एक ही ब्लू आना चाहिए था। तो यहां पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया और यहां पर एक क्रोमोसोम कम हो गया है ना। तो यहां पर हमारे नंबर्स चेंज हो गए हैं क्रोमोसोम के। किस वजह से हुए हैं? नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुए हैं, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन समझ आया। अब जो आपकी जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स, है ना, उनके स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं या न्यूमेरिकल हो सकते हैं, यानी कि उनके नंबर चेंज हो सकते हैं, राइट। स्ट्रक्चरल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वी विल नॉट डील विद दिस पार्ट इन दिस क्लास, है ना। आज के क्लास में हम डील करेंगे न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज। न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज कैन बी ऑफ 2 टाइप, ये 2 प्रकार की हो सकती है। वन इज द यूप्लॉइडी एंड सेकेंड इज द एन्यूप्लॉइडी, है ना। सेकेंड इज एन्यूप्लॉइडी। नाउ व्हाट इज यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी? यूप्लॉइडी में पूरा सेट दोबारा से रिपीट हो जाता है ना, पूरा का पूरा सेट। मतलब भाई या तो हम पूरा देंगे या पूरा रखेंगे, ये आधा आधा हमारे समझ में नहीं आता, है ना।
तो ये है यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में आपको जैसे एक 2n नॉर्मल सेल है ना, या तो इसका पूरा का पूरा सेट कम हो जाएगा, सिर्फ n रह जाएगा, या पूरा का पूरा सेट बढ़ जाएगा, यानी कि 3n हो जाएगा, है ना। तो पूरा सेट रिपीट हो रहा है या पूरा सेट गायब हो रहा है, तो इसको हम यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि अगर एक सेल में 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो या तो उसमें पूरे क्या हो रहे हैं, 10 ऐड हो रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, 2n से 4n हो जाएगा, है ना। और अगर हम बेसिक क्रोमोसोम की बात करें, हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट की बात करें, यानी कि 5, है ना, हैप्लॉइड सेट को ही यूनिक सेट माना जाता है। सोमैटिक सेल में तो हाफ क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक सेल में 10 क्रोमोसोम हैं, तो इसके यूनिक क्रोमोसोम 5 होंगे, 5 उनके होमोलोगस होंगे। अगर ये 5 नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि अगर आपके सेल में 15, 20, 25 इस तरीके से क्रोमोसोम्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक 5 का जो सेट है वो पूरा रिपीट हो रहा है, तो ये यूप्लॉइडी होती है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा सेट पार्टिसिपेट नहीं करता, मान लीजिए आपके एक सेल में 10 क्रोमोसोम है और वो 11 हो जाते हैं, है ना, 10 के बाद यहाँ 15 या 20 नहीं आ रहा, 11 आ रहा है, मल्टीपल नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ 1 या 2 क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। सो एन्यूप्लॉइडी क्या है, 2n प्लस माइनस 1 2, है ना, एक आधा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या एक आधा क्रोमोसोम कम हो गया है, तो उसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। पूरा सेट रिपीट हो गया या पूरा सेट डिलीट हो गया है, तो उसको हम यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो यूप्लॉइडी का मतलब है पूरा सेट इन्वॉल्व है, और एन्यूप्लॉइडी का मतलब है पूरा सेट इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट 2-4 क्रोमोसोम का हेर फेर है, ठीक है। तो अब हम इन सब को पढ़ने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं किससे, एन्यूप्लॉइडी से। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है सिर्फ 1 या 2 क्रोमोसोम आगे पीछे हो रहे हैं, है ना। जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर वो 45, 47 या 48 हो जाते हैं, तो ये एन्यूप्लॉइडी होती है, जहां हम पूरा सेट रिपीट नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे कि ये आप सेल देख रहे हैं, ये नॉर्मल सेल है ना, इसमें एस फेज आया, क्रोमोसोम्स ने अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाए, लेकिन जब इसमें डिवीजन हुआ तो इस क्रोमोसोम में क्या हो गया, नॉन डिसजंक्शन हो गया, ये क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हुआ, इसलिए ये यहाँ पर जो एक ब्लैक आना था वो आ नहीं पाया, तो ये दोनों यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर 3 क्रोमोसोम हो गए और यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम रह गया। तो जहां यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, यहाँ एक ही रह गया है, तो इसको कहते हैं मोनोसोमी, क्योंकि एक क्रोमोसोम कम है और यहाँ पर एक क्रोमोसोम ज्यादा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी, क्योंकि यहाँ पर एक क्रोमोसोम ज्यादा है ना। तो एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम या लाइक आ रहे हैं या जा रहे हैं, राइट। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, मोनोसोमी का मतलब है 2n माइनस 1, यानी कि जो भी 2n यानी कि सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर, 2n का मतलब क्या होता है, 2n का मतलब होता है सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर में से अगर एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, जैसे कि ह्यूमंस की बात करें, अगर 46 में से एक गायब हो गया तो कितने बचेंगे, 45। तो अगर 45 क्रोमोसोम्स आपके पास हैं, यानी कि कौन सी कंडीशन हो गई, मोनोसोमी कंडीशन हो गई। कोई एक क्रोमोसोम ऐसा है जो अकेला है, जिसका कोई होमोलोगस नहीं है, क्योंकि उसका होमोलोगस गायब हो गया है ना, तो वो अकेला रह गया, मोनो रह गया है, तो ये क्या है, मोनोसोमी है। उसी तरीके से डबल मोनोसोमी कहेंगे जब 2n माइनस 1 हो जाता है, यानी कि 2 क्रोमोसोम डिलीट हो गए हैं, लेकिन वो दोनों क्रोमोसोम जो डिलीट हुए हैं वो अलग अलग होमोलोगस पेयर के पार्ट थे, तो इसको हम डबल मोनोसोमी कहते हैं। देखिए जैसे कि लेट मी चेंज द पेन कलर, तो ये आपके क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, ये 3 क्रोमोसोम है, ये 3 इनके होमोलोगस है। तो अगर ये एक गायब हो गया तो ये कौन सी हो गई, मोनोसोमी कंडीशन हो गई। अगर ये 2 गायब हो जाते हैं, है ना, अगर ये 2 गायब हो जाते हैं तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये हो गई डबल मोनोसोमी, ये 2 गायब हो गए, ठीक है, 2 अलग अलग होमोलोगस के पार्ट गायब हुए, तो ये क्या है, डबल मोनोसोमी है। वही नलीसोमी 2n-2 होता है ना, नलीसोमी 2n-2 का मतलब क्या है,
जो 2 क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम पूरा सेट है ना, तो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम गायब हुए, -2 का मतलब है गायब हुए हैं, लेकिन वो दोनों क्रोमोसोम्स एक ही सेट के पार्ट है, यानी कि दोनों इस तरीके से गायब हुए, एक सेट के पार्ट है, तो इसको -2 कहते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम होमोलोगस क्रोमोसोम थे, मतलब उनमें से एक भी नहीं बचा, वो तो कहानी खत्म हो गई, तो इसको हम नल्लीसोमी बोलते हैं। भाई इसका एक भी नहीं बचा, नल है ना, तो यहाँ पर नल्लीसोमी रह जाता है। उसी तरीके से क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कम होंगे। तो जो क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि इस पार्ट में हम माने, है ना, भाई ये नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है, इसमें 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, एज्यूम कर लेते हैं, इसका 2n क्या है, = 4 है। अब ट्राइसोमी का मतलब है इसमें कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है कहीं से, तो ये क्या हो गया, ट्राइसोमी हो गया। ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, एक और क्रोमोसोम है जो एक्स्ट्रा आ गया है कहीं बाहर से, है ना, ये क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है बाहर से, तो ये डबल ट्राइसोमी हो गया, क्योंकि 2 क्रोमोसोम बाहर से आए हैं, 2 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हैं। टेट्रासोमी, टेट्रासोमी में ये क्रोमोसोम आया है ना, डबल आए हैं, 2 आए हैं, लेकिन वो 2 कौन से हैं, एक ही होमोलोगस के पेयर हैं, तो वो हो जाता है टेट्रासोमी, क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हैं और ये दोनों के दोनों एक ही होमोलोगस के पेयर हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेट्रासोमी। So these are the types of aneuploidy, ये aneuploidy के टाइप है। Aneuploidy is more common in animals, animals में aneuploidy बहुत commonly देखी जाती है। अब aneuploidy से रिलेटेड बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, देखे होंगे, है ना, आसपास भी कभी ना कभी आपने किसी को इस तरीके के सिंड्रोम से जूझते हुए भी देखा होगा। The one of them is your Patau syndrome, ठीक है। Patau syndrome is due to the trisomy of chromosome number 13. Guys, the number of chromosome and the symptoms of these syndromes are very useful for your exam point of view, क्योंकि इस तरीके के questions आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज द पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम नंबर 13, यानी कि जो नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है ह्यूमन का, उसके अलावा इसमें एक क्रोमोसोम नंबर 13 एक्स्ट्रा है ना। 2 तो होते ही है होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन एक और 13 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। 13 नंबर, 13 क्रोमोसोम नहीं है, जो 13 नंबर वाला क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है ना। तो ये ट्राइसोमी की वजह से होता है। तो जनरली जो 46 होना चाहिए था वो क्या है, 47 है, ठीक है। क्यों है ये 47? नॉर्मल आपके क्या है, 44 क्रोमोसोम्स तो आपके ऑटोसोम्स हैं, 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम है 46, प्लस इसमें एक 13 वाला क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 47 हो गए हैं, राइट। क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जिनमें पटाउ सिंड्रोम होता है? इनमें आपको जो है स्मॉल हेडेड, आपके जो बच्चे का सिर होता है वो एक्सट्रीमली छोटा होता है, मतलब थोड़ा एबनॉर्मल सा लगेगा, है ना। एब्सेंट आईब्रोज, इनकी आईब्रोज नहीं होती जनरली, है ना। फेस पर ये क्लिफ देखने को मिलता है, यहाँ लिप्स पर कट देखने को मिलता है, ऊपर की साइड क्लिफ देखने को मिलता है। और उनके जो हैंड्स होते हैं वो क्लिंच्ड फीट होते हैं, और मतलब उंगलियां ऐसे हमारी तरह डिजाइन नहीं होती है ना, ऊपर नीचे होती हैं। और इनको सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इनकी मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है ना। मिसकैरेज जनरली देखा जाता है इनके केसेस में कि अपने आप हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। स्टिल बर्थ्स देखे जाते हैं, है ना। तो ये इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी होती है इनकी ये कम होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है इन पटाउ सिंड्रोम वाले लोगों में देखे जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज योर एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम इज ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 18। अगेन ये ट्राइसोमी का केस है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 18 जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल में एडवर्ड सिंड्रोम हो गया है ना। सो द एडवर्ड सिंड्रोम अगेन हैज 47 क्रोमोसोम्स, 44 ऑटोसोम्स, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स एंड एक्स्ट्रा 18th क्रोमोसोम, राइट। तो 47 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग फिंगर्स मिलती हैं, जो पिछले केसेस में भी मिल रही थी, राइट। लो सेट ऑफ ईयर्स जो है लोअर सेट होते हैं, है ना। हार्ट और लंग एबनॉर्मेलिटीज इनमें देखी जाती है, और मसल बहुत ही
टोन्ड नहीं होती, बहुत वीक मसल्स इनकी होती हैं, है ना। और क्लब्ड फीट देखे जाते हैं, इस तरीके से क्लब्ड फीट देखे जाते हैं। तो ये आपको एडवर्ड सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अगेन इनके जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो काफ़ी अच्छी नहीं होती हैं, दे आर लिटिल बिट मेंटली रिटार्डेड और लेस इंटरैक्टिव, है ना। वो आपके जितना नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो इनमें एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो 1-1.5 साल तक ही जीवित रहते हैं, उनकी जो डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है, वो जल्दी हो जाती है बिकॉज ऑफ द वीक ऑफ हार्ट एंड वीक लंग्स, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है ना। The next one is your trisomy 21 क्रोमोसोम। इसको आप सभी लोग जानते होंगे, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम के पेशेंट भी आपने ज़्यादा देखे होंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी कोई ऐसा देखा होगा जिसको डाउन सिंड्रोम होगा। दे कैन लिव देयर लाइफ नॉर्मली, ये अपनी लाइफ नॉर्मल भी ले सकते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं, बट इनको प्रैक्टिस करवा के एक नॉर्मल लाइफ जो है हम जीवित मतलब रह सकते हैं। इनको ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है किसी पर, है ना। अगेन क्रोमोसोम नंबर इसमें 47 देखने को मिलता है ड्यू टू ट्राइसोमी, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें व्हाट आर द फिजिकल थिंग्स दैट वी कैन सी इन अ डाउन सिंड्रोम पर्सन, है ना। तो मेंटल रिटार्डेशन तो आप देख ही सकते हैं, लो सेट ऑफ ईयर आपको देखने को मिलेगा, सिंगल पाल्मर सीज, है ना, यहाँ पर एक ही आपको सीज मिलेगी, उनमें ज़्यादा क्रीजेस नहीं मिलती उनके पाम में। उनको हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, है ना। एम्ब्लिकल हर्निया प्रेजेंट हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है ना। प्रोट्रूडिंग टंग देखेंगे, जैसे कि उनकी टंग जनरली आउट ऑफ द माउथ रहती है, या वो मुंह खोल के रखते हैं ज़्यादातर टाइम, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है ना डाउन सिंड्रोम पर्सन। बट अगेन आई विल से कि दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, उन्हें बस हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत होती है। सो इसमें बहुत जल्दी डेथ नहीं होती, जैसे कि उसमें देखा था हमने एडवर्ड सिंड्रोम में कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। दे कैन लिव अ लिटिल लॉन्गर लाइफ, है ना, ये थोड़ी लॉन्गर लाइफ जी सकते हैं। नेक्स्ट is your Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is again due to trisomy. जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारे जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं या एलोसोम्स जिनको हम कहते हैं, वो 2 होते हैं, XX एंड XY. XX becomes the female and XY becomes the male. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देखेंगे आपके पास XX और Y है। अब बॉडी कंफ्यूज है, फीमेल बनूं या मेल बनूं, 2X है, फीमेल बन सकती है, XY भी है, मेल भी बन सकता है। तो ऐसे इंडिविजुअल ना ही एक प्रॉपर फीमेल में डेवलप हो पाते हैं और ना ही पूरा एक मेल में डेवलप हो पाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से होता है ना। तो हमारी सोसाइटी में इनको ट्रांसजेंडर्स के नाम से जाना जाता है। और पहले अगर हम बात करें तो पहले ऐसा होता था कि पीपल वुड लुक टू देम लाइक दे आर लोअर, है ना। किसी में अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और एक जेनेटिकल डिफेक्ट है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, दे कैन लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। और हमें उनको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि वो हमसे अलग हैं या एबनॉर्मल हैं या वो किसी चीज़ के लायक नहीं है। तो ये जो भेदभाव वाली चीज़ है वो हमें निकालनी चाहिए। इट्स जस्ट अ जेनेटिक डिफेक्ट, इट्स जस्ट अ 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से वो पूरी मेल या फीमेल में डेवलप नहीं हो पाते, बट एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, आपसे ढंग से बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम वाले जो लोग हैं, ये आपको दिखेगा कि मेल के बॉडी में कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। जनरली आपको जो फिजिक से लगेगा वो लगेगा ही इज अ मेल बट विद सम फीमेल कैरेक्टर्स, क्योंकि उसमें XX भी प्रेजेंट है। तो इनको हम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। जनरली देखा गया है इनमें जो हाइट है वो लॉन्ग होती है, क्योंकि मेल्स की जनरली हाइट लंबी होती है ना। अपर लोअर सेगमेंट ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं होता है। फेशियल हेयर जो है इनकी बॉडी में कम ही देखने को मिलते हैं, जैसे फीमेल्स की बॉडी में फेशियल हेयर कम होते हैं या चेस्ट हेयर कम होते हैं, उसी तरीके से, है ना। तो इसमें मिक्स कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे। थोड़ा सा इनको डिफ़िकल्टी होती है स्पीच में, बोलने में थोड़ा लेट शुरू करेंगे। एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इनमें जो है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द XXX सिंड्रोम। अब जनरली हमने क्या देखा है, फीमेल में तो XX होता है, बट अगर एक X ज़्यादा रेप्लिकेट हो गया है या उसमें नॉन डिस्ट्रक्शन हो गया था,
जिसकी वजह से जो गैमीट है उसमें डबल एक्स ऑलरेडी आ गया था और एक एक्स हमारे फादर ने हमें डोनेट किया, तो अब हमारे पास 3 एक्स हो गए हैं, यानी कि ये भी ट्राइसोमी का केस है। तो यहाँ पर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम इसको बोला जाता है। दीज आर द फीमेल्स ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि इसमें वाई तो है नहीं, तो ये फीमेल है, ट्रिपल एक्स है, सुपर फीमेल भी कई लोग इनको एड्रेस करते हैं, है ना। द क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दे हैव रिड्यूस्ड प्रेजेंट विद इंक्रीज्ड हाइट, इनकी हाइट जो है ज़्यादा होती है। रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, बहुत जल्दी सीख नहीं पाते हैं, यानी कि दिमाग थोड़ा सा स्लो हो सकता है, राइट। डिलेड इन द स्पीच ऑल्सो, बोलने में टाइम ज़्यादा लगता है इनको, लाइक जब जनरली बच्चा अगर 2 साल का बोलने लगेगा तो हो सकता है जिसमें ट्रिपल एक्स है तो 5 साल का बच्चा बोलने लगे, है ना। मोटर स्किल्स इनकी वीक होती है, मसल्स भी वीक होती हैं, इमोशनल डिफिकल्टीज एंड किडनी एबनॉर्मेलिटीज इनमें देखी गई है ना। बट ऑफ कोर्स दे कैन अगेन हैव अ नॉर्मल लाइफ, दे कैन हैव अ हेल्दी लाइफ टू, है ना। बस थोड़ा सा चीज़ों को सीखना स्लो हो सकता है, बट दे आर नॉट एक्चुअली कि हम इनको ये कहें कि ये कुछ सीख नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है जिसको आप कुछ सीखने में 5 मिनट लग रहे हैं उनको 10 मिनट लग जाएंगे, दैट्स इट, है ना। तो इनको ट्रिपल एक्स सिंड्रोम कहते हैं। देन यू हैव XYY सिंड्रोम, अगर Y ज़्यादा रेप्लिकेट हुआ तो क्या होगा, है ना, तो XYY सिंड्रोम भी होता है। अगेन तो XYY सिंड्रोम में हम क्या देखते हैं, इंक्रीज्ड हाइट जो है अगेन आपको ज़्यादा मिलेगी, लर्निंग डिफिकल्टीज, स्पीच में लेट होना, ये सेम सिम्टम्स हैं। बाकी यहाँ पर उनमें अस्थमा देखा जा सकता है, ट्यूमर्स देखे जा सकते हैं ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ 1 एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम, है ना। तो जिसकी वजह से इनकी टेस्टिकुलर एट्रोफी, इनकी जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, दे आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, है ना। इनके जो चेस्ट हेयर्स हैं वो लूजली स्पार्सली सेग्रीगेट करते हैं एंड पुअर बियर्ड ग्रोथ, इनमें बियर्ड ग्रोथ भी जो है कम देखी जाती है और थोड़ी बहुत इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी देखी जाती है, यानी कि मिक्स कैरेक्टर्स जो है मेल फीमेल के यहाँ पर देखे जाते हैं XYY सिंड्रोम में। The next is the Turner's syndrome. Turner's syndrome is जहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो कम होते हैं। अभी तक हम ज्यादा पढ़ रहे थे, है ना, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, ना दूसरा वाई है ना दूसरा एक्स है, तो अब फिर से बॉडी को तो नहीं समझ आएगा मेल बनना है या फीमेल बनना है। इनकी हाइट अक्सर रिड्यूस होती है, छोटी होती है ना। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एरोटा में कॉन्ट्रैक्शंस देखी गई है जिनकी वजह से इसको हार्ट प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो सकती है। जो ब्रेस्ट होती हैं वो वाइडली स्पेस्ड होती है, उनका जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। और इसमें आपको जो फीमेल ओवरीज हैं वो वेल डेवलप नहीं होंगी क्योंकि एक एक्स नहीं है, सिर्फ एक ही एक्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली सम मोर फीमेल कैरेक्टर्स बट रिड्यूस्ड कैरेक्टर्स कैन बी सीन इन अ सिंगल एक्स सिंड्रोम दैट इज नॉन एज योर टर्नर्स सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम कहते हैं। So these are the abnormalities that can be seen normally in the human beings and they all are majorly due to trisomy. तो ये सभी किसका पार्ट है, ये सभी एन्यूप्लॉइडी का पार्ट है, जहाँ पर कोई एक या 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होते हैं, उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। मूविंग अहेड विद द सेकेंड पार्ट इज यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में मैंने आपको कहा था पूरा सेट रिपीट होता है। अब यहाँ देखिए, ये एक डिप्लॉइड सेल है ना, इट इज अ डिप्लॉइड सेल जिसमें 4 क्रोमोसोम यहाँ पर हैं, 4 क्रोमोसोम यहाँ पर हैं, यानी कि ये इनके होमोलोगस है, राइट। अब इन 4 क्रोमोसोम के अलावा यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है ना, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी है। इवन 3 भी अगर एक्स्ट्रा आ गए तो भी ये एन्यूप्लॉइडी ही है ना, पूरा सेट रिपीट नहीं हुआ है। पूरा सेट है हमारा 4 का, लेकिन अब यहां पर रिपीट हो गया 4 4 4, तो यहां पर पूरा का पूरा सेट रिपीट हो रहा है, ये 4 के 4 क्रोमोसोम्स रिपीट हो रहे हैं, तो अब इसको यूप्लॉइडी कहते हैं। अब इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया व्हाट इज यूप्लॉइडी एंड व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी। जहां पूरा सेट रिपीट होता है उसको यूप्लॉइडी कहते हैं, जहां 1 या 2 क्रोमोसोम या 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, यानी कि पूरा सेट इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, राइट। अब ये जो यूप्लॉइडी है दैट कैन ऑल्सो बी, इसकी वजह से एक्चुअली आपको पॉलीप्लॉइड्स मिलते हैं।
है ना। तो दिस यूप्लॉइडी कैन बी डिवाइडेड इनटू एलोप्लॉइडी एंड ऑटोप्लॉइडी। ठीक है, एलोप्लॉइडी एंड ऑटोप्लॉइडी। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाना, है ना, अपने आप हो जाना। यानी कि अगर किसी स्पीशी का जीनोम अपने आप उसमें एक्स्ट्रा रेप्लिकेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑटो पॉलीप्लॉइडी। यानी कि उसी का जीनोम रिपीट कर रहा है, जैसे कि यहाँ कर रहा है ना, इसी का जीनोम है ये 4। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 8 सेट ऑफ हमारे पास क्रोमोसोम्स है। अगर ये 8 में से 4 हमारे जो सेट है, यूनिक सेट है, वो रिपीट हो जाते हैं और यहाँ पर 12 हो जाते हैं, यानी कि ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है। अब इसी के सेट रिपीट हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, इसी के सेट रिपीट हुए हैं और ये बन गया है ट्रिप्लॉइड। तो इस ट्रिप्लॉइड को हम क्या कहेंगे, ऑटो ट्रिप्लॉइड। इस ट्रिप्लॉइड को हम क्या कहेंगे, ऑटो ट्रिप्लॉइड। लेकिन अगर एक पूरा का पूरा सेट बाहर से इंट्रोड्यूस होता है तो उसे हम कहते हैं एलोप्लॉइड्स। ठीक है, यानी कि आपके पास 8 क्रोमोसोम्स यहाँ पर थे और जो 4 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा आए हैं वो किसी और स्पीशी से आए हैं, वो इस स्पीशी के नहीं है, है ना। तो इसमें भी 12 क्रोमोसोम्स हैं, ये भी ट्रिप्लॉइड है, लेकिन इस ट्रिप्लॉइड को हम क्या कहेंगे, एलो ट्रिप्लॉइड कहेंगे, क्योंकि इसमें जो 4 का सेट है वो रिपीट तो बिल्कुल हुआ है, ट्रिप्लॉइड भी बने हैं, लेकिन ये 4 का सेट इसका खुद का नहीं है, किसी और स्पीशी से बाहर से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये बाहर से कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो जब स्पीशीज, इंटर स्पीशीज जब क्रॉस होंगे तो किसी और स्पीशी का जो पूरा सेट आता है और वो पॉलीप्लॉइडी कॉज कराता है तो उसको एलो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, तो यूप्लॉइडी कैन बी एन ऑटोप्लॉइडी और योर एलोप्लॉइडी, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज मोनोप्लॉइड, व्हाट इज हेप्लॉइड, व्हाट इज डिप्लॉइड। हालांकि मैं काफी बार अपने काफी सारे सेशंस में बता चुकी हूँ, बट इट इज वर्थ मेंशनिंग हियर, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उसे समझना जरूरी है। तो अगर किसी भी सेल में जो 2n होता है वो होता है उसका सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर, जितना भी है 10, 12, 15, 16 जो भी है वो उसका सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर होता है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर 2n है 10, ठीक है, तो इस सेल का सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर है 10, जिसको हम 2n से डिनोट करते हैं। और ये स्पीशी क्या है, डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड का मतलब है ये 2x है। ठीक है, x और n में फर्क जानिए। डिप्लॉइड का मतलब है वो 2x है, ठीक है, और 2n का मतलब होता है व्हाटएवर द क्रोमोसोम नंबर इज, हम इसको हमेशा 2n से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इस स्पीशी, क्योंकि ये एक डिप्लॉइड स्पीशी है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी कि n हो जाता है और n हो जाएगा 5, n हो जाएगा 5। तो ये क्या बन जाता है, हैप्लॉइड बन जाता है। ये क्या बन गया, हैप्लॉइड बन गया है ना। तो हैप्लॉइड क्या होता है, जितने भी सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी हैं, उसका जब हाफ हो जाता है उस क्रोमोसोम नंबर को हम हैप्लॉइड कहते हैं। और ये हाफ कब होता है, जब मियोसिस होता है, यानी कि जितने आपके सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम नंबर हैं वो 2n होते हैं और जितने आपके गैमीट सेल में नंबर होते हैं वो n होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये सोमैटिक सेल के क्रोमोसोम नंबर 2n होते हैं और ये आपके जर्म सेल के क्रोमोसोम नंबर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, राइट। लेकिन ये डिप्लॉइड स्पीशी की बात थी, अब हम एक पॉलीप्लॉइड स्पीशी की बात करेंगे। पॉलीप्लॉइड स्पीशी, तो यहां पर जो पॉलीप्लॉइड स्पीशी है इसमें क्रोमोसोम नंबर, हम वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जनरली उसी का लेती हूं मैं, 42 है। ठीक है, अब इसके सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 42। अगर आप वीट की लीफ से सेल लेंगे जो कि एक सोमैटिक सेल है, उसमें आप क्रोमोसोम नंबर काउंट करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको क्या दिखेगा कि भैया इसमें 42 क्रोमोसोम्स है ना। तो ये इसके सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं, तो हम इसको अभी भी 2n से ही डिनोट करेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम वीट तो एक हेक्साप्लॉइड है, तो हम इसको 2n क्यों कह रहे हैं। भैया मैंने आपको सीधा सीधा बोला है, जितने सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम है उसको 2n कहते हैं।
ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिप्लॉइड है। ये क्या है? ये एक हेक्साप्लॉइड है। ये क्या है? एक हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड का मतलब क्या है कि ये है 6x। ये क्या है? 6x भी है। ये 2x था, ये 6x है। जब इसमें हाफ क्रोमोसोम होगा, हाफ कितना हो गया? 21। तो इसको हम डिनोट करेंगे n से। भाई 2n का हाफ क्या होता है? n होता है। 42 का हाफ क्या होता है? 21 होता है। यानी कि जब इसमें हाफ होगा, यानी कि जो इसके गैमीट है ना, जो इसके गैमीट में सेल्स होंगे, जो सॉरी क्रोमोसोम नंबर होंगे, वो हैप्लॉइड कहलाते हैं। जितने भी उसके गैमीट में क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लॉइड कहलाते हैं। तो ये क्या है? हैप्लॉइड है। जो भी गैमीट में क्रोमोसोम है उन्हें हैप्लॉइड कहते हैं। जो सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम है उन्हें हम 2n से डिनोट करते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, सोमैटिक सेल है ना। अब क्या ये हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड एक ही बात होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड 6x इक्वल्स टू 42। आप यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे। 42 बाई 6 इक्वल्स टू आंसर आएगा 7। ठीक है, तो ये 7 है आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो क्योंकि व्हीट एक डिप्लॉइड स्पीशी नहीं है, एक पॉलीप्लॉइड स्पीशी है, उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर अलग है और उसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर अलग है। लेकिन जो स्पीशीज डिप्लॉइड होती है उनका बेसिक क्रोमोसोम नंबर यानी कि n इक्वल्स टू x, इनका बेसिक क्रोमोसोम नंबर और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड सेम होते हैं, तो ये बिल्कुल सेम होते हैं डिप्लॉइड स्पीशी में, लेकिन एक पॉलीप्लॉइड स्पीशी में ये सेम नहीं होते। इसको हम कहते हैं मोनोप्लॉइड। इसको हम कहते हैं मोनोप्लॉइड, यानी कि जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर, एक बेसिक सेट है। भाई यहाँ पर हमने लिखा है ये 6x है, यानी कि यहाँ पर 6 सेट्स हैं आपके पास। 6 सेट्स में से एक ही अगर रिपीट होगा, है ना, 6 सेट्स हैं आपके पास, तो एक की वैल्यू क्या आ रही है? 6x इक्वल्स टू 42, x इक्वल्स टू 7। तो यानी कि एक जो यूनिक सेट है वो 7 का है। ठीक है, तो वो 7 क्या है? बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। और जिस भी सेल में वो 7 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है, बस 7 प्रेजेंट है, तो उस सेल को आप मोनोप्लॉइड कहते हैं। So this is the difference between haploids and the monoploids. Now we will be seeing how triploids are formed. ट्रिप्लॉइड कैसे बनते हैं? ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n, जिसमें एक सेट एक्स्ट्रा होता है, उसको हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। ट्रिप्लॉइड हमने देखा है अक्सर हाईली स्टेराइल होते हैं। जिस बनाना को हम जनरली खाते हैं ये ट्रिप्लॉइड होती है। तो ये सारी जानकारी तो आपके पास ऑलरेडी होगी, बट हाउ दीज ट्रिप्लॉइड्स आर फॉर्म्ड? ट्रिप्लॉइड कैसे बनाए जा सकते हैं? अगर मेरे पास एक टेट्राप्लॉइड वैरायटी है और दूसरी वैरायटी डिप्लॉइड वैरायटी है, ठीक है, अलग अलग स्पीशी है ना, अलग अलग स्पीशी में अलग अलग प्लॉइडी लेवल हो सकते हैं। एक स्पीशी में डिप्लॉइड है और एक स्पीशी में टेट्राप्लॉइड है। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो इसमें क्या होगा? हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, यानी कि 2n है ना, हाफ हो गया। एक्चुअली हमें n नहीं लिखना चाहिए, हम गलत चीज कर रहे हैं ये सभी लोग अपनी प्रैक्टिस में, हमें x लिखना चाहिए। तो यहाँ 2x हो जाएगा। वैसे ये 2n है और ये n है और ये भी n है। ठीक है, गैमीट्स को हमेशा n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये 2x है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा? x बनाएगा और x बनाएगा। ठीक है, गैमीट्स बना दिए। अब इनके बीच अगर रिप्रोडक्शन होता है, ये पॉलेंस इस स्टिग्मा पर जाकर आपको फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो यहाँ से आपको एक जाइगोट मिलेगा जिसमें क्या होगा? 2x प्लस x दैट इज 3x, है ना, 3x। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? एक ट्रिप्लॉइड मिल गया, आपको 3x मिल गया। तो इस तरीके से 3x डेवलप किए जाते हैं, जो कि जनरली एक टेट्राप्लॉइड फीमेल एंड डिप्लॉइड मेल मिलकर बनाते हैं, तो एक ट्रिप्लॉइड बन जाता है। ठीक है, बनाना इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है ट्रिप्लॉइड का। नाउ एलोप्लॉइडी, है ना, एलोप्लॉइडी क्या होता है? जब एक पूरा सेट
एक्स्ट्रा तो है लेकिन वो कहीं बाहर से आ रहा है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको हम एलोप्लॉइडी कहते हैं, राइट। वी हैव जीनोम्स फ्रॉम 2 और मोर स्पीशीज एंड जैसे कि हम निकोशियाना में देख सकते हैं, यहाँ पर सिल्वेस्ट्रिस है, यहाँ पर टोमेंटोसा है, दोनों के पास 12 क्रोमोसोम्स हैं, 2n है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना क्रोमोसोम का योगदान कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग अलग स्पीशी के 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स मिक्स हो रहे हैं, तो इसको एलोप्लॉइडी कहते हैं। आपकी कॉटन, आपका वीट, आपके टबैकम है ना, ये सभी क्या है, ये एलोप्लॉइड्स हैं। और ब्रासिका ऑल्सो, ये एलोप्लॉइड्स हैं क्योंकि ये डिफरेंट स्पीशी के कॉम्बिनेशन से बने हैं, है ना। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके वीट वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं कि वीट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वीट में बी जीनोम किससे आया, डी जीनोम किससे आया, नेचर में क्या हुआ जो आज हम वीट खा रहे हैं जिसको हम ब्रेड वीट कहते हैं, वो कैसे डेवलप हुआ, है ना। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा वीट के इवोल्यूशन को। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका एक डिप्लॉयड वीट, 2n वाला डिप्लॉयड, इसका नाम है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम से हमें ए जीनोम मिला। और यहाँ पर एक वाइल्ड स्पीशी जो कि यहाँ पर इन्होंने CRC गिवन है, लेकिन स्पेल्टॉइड्स भी अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा, ट्रिटिकम स्पेल्टॉइड्स, है ना। तो ये आपको बी जीनोम देता है और बहुत सारी बुक में ये भी लिखा होता है कि बी जीनोम किससे आया, इट्स नॉट नोन, इट्स अननोन, है ना। ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक्चुअली इट्स अननोन वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं अगर हमें कंफ्यूजन है तो, लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसमें स्पेल्टॉइड्स आपको जो है वहां पर टिक करना है, ठीक है। तो ये ए जीनोम है, ये बी जीनोम है, दोनों ही डिप्लॉयड वेराइटीज है, डिप्लॉयड स्पीशी है, दोनों वीट की ही स्पीशी है। मान लीजिए एक एशिया में उग रही थी और एक जो है अफ्रीका में उग रही थी, तो उनके जीनोम अलग हो सकते हैं, राइट। अगर किसी ने इनका रिप्रोडक्शन करवाया या नेचर में अपने आप हुआ तो इससे क्या होगा, ये अपना ए डिनोट करेगा, ये अपना बी डिनोट करेगा, इसके पास आ गया ए बी, है ना। अब ये डिप्लॉयड है, ये स्पीशी तो डिप्लॉयड है, लेकिन इस डिप्लॉयड स्पीशी के पास ए या ए बी नहीं है, अलग अलग है, आधे किसी और के क्रोमोसोम है, आधे किसी और के क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम मियोसिस के टाइम पर होमोलोगस पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग ओरिजिन से आए हैं। तो इसकी वजह से इसमें अगर हमें स्पीशी को जिंदा रखना है, नॉर्मल रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है, तो इसमें क्रोमोसोम डबलिंग करनी पड़ती है। तो नेचर में ये डबलिंग अपने आप हुई है। देखिए नेचर में जो सर्वाइवल के लिए टेक्निक्स होती हैं वो अपने आप हो जाती हैं, है ना। तो इसमें क्रोमोसोम डबलिंग हुई, यानी कि ए के साथ पेयर कर सकता है, बी के साथ पेयर कर सकता है। जो क्रोमोसोम डबलिंग से अब हमारे पास क्या आया है, एक टेट्राप्लॉइड आया है, यानी कि ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसको आप मैक्रोनी वीट कहते हैं। तो ट्रिटिकम ड्यूरम क्या है, एक टेट्राप्लॉइड है, ठीक है, जिसमें कैसा जीनोम है, ए बी जीनोम है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बनता है टर्जीडियम, ड्यूरम टर्जीडियम से ही आया है, ठीक है। इस टर्जीडियम का टाउस्की के साथ क्रॉस करवाया जाता है, जिसमें डी जीनोम होता है, डी जीनोम। अब इनके क्रॉस से आपको ए बी डी जीनोम मिल जाता है। अगेन ये 3 जीनोम तो हैं, लेकिन इनके होमोलोगस पेयर नहीं है, जो कि मियोसिस पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसमें फिर से क्रोमोसोम डबलिंग होती है और ए बी डी हो जाता है ना, 2 तो हमारा जो ब्रेड वीट है, जो आज के दिन हम वीट खा रहे हैं, उसमें ये जीनोम है, ए बी डी जीनोम। 6 जीनोम हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए क्या है, ये एक हेक्साप्लॉइड है, 6x इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, हेक्साप्लॉइड है, जिसमें 3 अलग अलग तरीके के जीनोम है और उनकी 2 कॉपीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 6x है। ये 6x में से अगर मुझे हैप्लॉइड बनाना होगा तो उसमें होगा ए बी डी जीनोम, ये हो गया हैप्लॉइड। लेकिन इसमें से मुझे मोनोप्लॉइड बनाना होगा तो उसमें सिर्फ ए प्रेजेंट होगा, या सिर्फ बी प्रेजेंट होगा, या सिर्फ डी प्रेजेंट होगा, सब नहीं हो सकते, है ना। तो ये होते हैं मोनोप्लॉइड। तो अब आपको हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। साथ ही साथ वीट का इवोल्यूशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ब्रासिका, यू ट्राइंगल, द फेमस वन, है ना। तो यू ट्राइंगल किसने दिया वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो जो हम ब्रासिका जेंसिया जिसको इंडियन मस्टर्ड कहते हैं, इसके पेरेंट्स अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर एरिया है हमारी इंडियन मस्टर्ड में, इंडिया में मस्टर्ड के अंदर वो ब्रासिका जेंसिया के अंडर ही है, राइट। तो ब्रासिका जेंसिया जो है ब्रासिका निग्रा और ब्रासिका रापा के क्रॉस से बना है। यानी कि जब नेचर में ब्रासिका निग्रा और ब्रासिका रापा या जिसको ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस भी कहते हैं वो क्रॉस हुए तो हमें ब्रासिका जेंसिया मिला, जिसको इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास, निग्रा के पास था बीबी जीनोम और आपके रापा के पास था ए जीनोम। तो जेंसिया के पास क्या हो गया, ए और बी जीनोम मिक्सचर। लेकिन ये ए बी जीनोम तो काम नहीं करता, तो इसमें क्रोमोसोमल डबलिंग हुई और ए बी बी जीनोम हो गया। यानी कि ब्रासिका जेंसिया क्या है, एक टेट्राप्लॉइड है, एलो टेट्राप्लॉइड, जिसमें आधे क्रोमोसोम निग्रा के हैं, आधे क्रोमोसोम रापा के हैं। तो इस तरीके से जैसे ब्रासिका जेंसिया बनी है उसी तरीके से ब्रासिका कैरिनाटा एंड नेपस भी बनी है नेचर में अपने आप क्रॉसिंग से। ठीक है, ये यू ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करना है इसको याद करना है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। ठीक है, तो ये निग्रा N, देन ओलेरेशिया O एंड C कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, इनके जब आपने इनको कॉर्नर पे रख लिया, NC से आपको बनता है जेंसिया। ठीक है, इससे बनता है जेंसिया, NO से बनता है कैरिनाटा और CO से बनता है नेपस। ठीक है, तो ये इनके क्रॉसिंग में बनते हैं। तो JCN, नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको, JCN, जेंसिया, कैरिनाटा एंड नेपस। तो इस तरीके से आप इस यू ट्राइंगल को याद कर सकते हैं। इन दोनों के क्रॉस से ब्रासिका जेंसिया बनी है, इन दोनों के क्रॉस से कैरिनाटा बनी है, इन दोनों के क्रॉस से नेपस बनी है। यानी कि जेंसिया, कैरिनाटा एंड नेपस तीनों ही एलोप्लॉइड्स हैं जो कि नेचर में अपने आप डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा यू ट्राइंगल है। आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। होपफुली दीज क्लासेस आर हेल्पफुल फॉर यू। So these were the numerical abnormalities, जहां नंबर से ज्यादा या कम चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से abnormalities हो रही हैं। एनिप्लॉइडी जहां हम देख रहे हैं एनिमल्स में ज्यादा होती है, वहीं यूप्लॉइडी हम देख रहे हैं प्लांट्स में ज्यादा होती है। उसके एग्जाम्पल्स प्लांट्स में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। यूप्लॉइडी में होल सेट इन्वॉल्व होता है, एनिप्लॉइडी में होल सेट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे अपनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। एनीवे, इफ यू वांट टू एनरोल एनी ऑफ द बैचेस, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बस उसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, और इन किसी भी बैचेस में जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप जो है एनरोल कर सकते हैं। एंड ICAR का एक रिकॉर्डेड बैच भी है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी बैचेस में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कोड Y448, Y448 का यूज कर सकते हैं to get the discount of 77% in all your batches. Thank you so much guys. मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। Goodbye and take care.